जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव श्वसन अंग के भाग। जी हाँ दोस्तों, आज हम मानव श्वसन अंग के भाग, इसमें हम सबसे पहला भाग जो पढ़ेंगे वो है अपना नासिका, यानी आप इसे नाक, नासा छिद्र बोल सकते हो। दोस्तों, हमारे जो श्वसन ग्रहण करने के दो मुख्य अंग है, एक तो है अपना प्राथमिक अंग जो है नाक, और एक है द्वितीयक अंग जो है मुंह है। हम श्वसन तंत्र के अंदर इन दोनों अंगों द्वारा वायु ग्रहण कर सकते हैं। जैसे वातावरण से अपन को वायु ग्रहण करनी है तो हम क्या करेंगे, अपने नाक या मुंह द्वारा उसको ग्रहण करेंगे। तो इसमें हम श्वसन अंग में केवल नासिका पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, जब आप क्या करते हो, वायु को ग्रहण करते हो, तब उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती है। यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के अलावा भी उसके अंदर अशुद्धियां होती है, जैसे धूल के कण होते हैं, ठीक है, मिट्टी वगैरह और अन्य गैसें भी उसके अंदर उपस्थित होती है। तो जब आप मुंह द्वारा वायु ग्रहण करते हो तब उसका कोई शुद्धिकरण नहीं होता है, वह डायरेक्ट श्वास नली में चली जाती है। लेकिन जब आप नाक द्वारा क्या करते हो, वायु को ग्रहण करते हो, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहले तो रोम पाए जाते हैं। रोम पाए जाते हैं। ये रोम, इसका मुख्य कार्य क्या है, यह धूल के कणों को रोक लेता है, यानी जो बड़े या जो है ना बड़े कण होंगे उनको रोक लेगा। फिर इसके अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि का मुख्य कार्य है दोस्तों, यह श्लेष्मा का स्रावण करती है। यानी एक पदार्थ है जो लचीला होता है, चिपचिपा, श्लेष्मा का श्रावण करना, ये इसका कार्य है। श्लेष्मा ग्रंथि का कार्य क्या है, श्लेष्मा का श्रावण करना। अब यह नाक में क्या करेगी, श्लेष्मा का श्रावण करेगी। श्लेष्मा एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस श्लेष्मा का श्रावण होने से इसका मुख्य कार्य हो जाएगा, यह मिट्टी के कणों को चिपका लेता है। यह क्या करेगा, मिट्टी के कणों को चिपका लेगा। अब मिट्टी के कणों को चिपका लेगा तो क्या होगी, वायु शुद्ध हो जाएगी। यानी जो अब आगे वायु जाएगी उसके अंदर मिट्टी के या धूल के कण नहीं होंगे। अब इसका मुख्य कार्य अगर आप देखो तो वायु शुद्धिकरण का हो गया। यानी यह क्या करता है, वायु का शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण यानी आप जब क्या करते हो, मुंह द्वारा वायु ग्रहण करते हो तो उसका शुद्धिकरण नहीं होता है। यानी वायु के अंदर जितनी चीजें मौजूद है वो आपके मुंह द्वारा डायरेक्ट श्वास नली में चली जाएगी। लेकिन जब आप नाक द्वारा वायु ग्रहण करोगे तब आप क्या करोगे, इसका शुद्धिकरण करोगे, यानी ये छनेगी, ठीक है। पहले जो है ना रोम पाए जाएंगे, वो रोम क्या करेंगे, है ना, धूल के कणों को रोक लेंगे। उसके बाद श्लेष्मा ग्रंथि होती है जो श्लेष्मा का श्रावण करती है। श्लेष्मा क्या करेगी, हमारे नाक की जो अंदर की सतह है उसको चिपचिपा बना देगी, और चिपचिपा बनाने के कारण जो मिट्टी के कण या धूल के कण होंगे वो क्या होंगे, हमारी नाक की सतह के ऊपर चिपक जाएंगे। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे वायु शुद्ध हो गई, यानी यहाँ पे वायु का शुद्धिकरण हुआ है। यह भौतिकी शुद्धिकरण है दोस्तों, यानी इसके अंदर मौजूद जो गैसें हैं उनका शुद्धिकरण नहीं हुआ है, वो गैसें डायरेक्ट क्या करेगी, श्वास नली के थ्रू फेफड़े में जाएगी। अब अपने बात करते हैं अगले श्वसन अंग की, दूसरा श्वास नली, जिसे इंग्लिश में ट्रेकिया बोलते हैं। अब जो वायु है वो क्या होगी, नासिका से किस में जाएगी, श्वास नली के अंदर जाएगी। अब श्वास नली दोस्तों, यह एक नली है, यह नली
नासिका से फेफड़ों तक होती है। यानी यह एक प्रकार की नली है जो नासिका से कहां तक होगी, फेफड़ों तक होती है। अब हम इसके व्यास की बात करते हैं। व्यास, इसका व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो चौड़ाई, व्यास का मतलब ये जैसे इतनी गोल है तो ये जो इसकी ये इसका क्या होगा व्यास, ये कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास है। तो ये इसका व्यास होगा 2.5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। यानी व्यास होगा 2.5 सेंटीमीटर, लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर दोस्तों एक सी आकार के उपास्थि वलय पाए जाते हैं, यानी छल्ले लगे होते हैं। जो श्वास नली होती है अपनी, इसके अंदर इस प्रकार के सी आकार के, यानी इस प्रकार के छल्ले लगे होते हैं, जिन्हें उपास्थि वलय भी बोला जाता है। इनकी संख्या होती है 10 से 12। श्वास नली में सी आकार के छल्ले लगे होते हैं, इन्हें अपन उपास्थि वलय भी बोल सकते हैं। इनका देखो दोस्तों मुख्य कार्य क्या होगा, यानी ये यहाँ पे लगे हुए होते हैं। जब क्या होता है कि जो श्वास नली है उसके अंदर वायु अनुपस्थित होती है, यानी कोई नली है उसके अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई पाइप है उसके अंदर वाटर का फ्लो हो रहा है, यानी पानी बह रहा है, तब तक वो क्या होगी, फुली हुई रहेगी, यानी फुली हुई रहती है। अब मान लीजिए कि पानी का जो प्रवाह है वो आपने रोक दिया है तो वो क्या होगी, वो पिचकेगी, यानी वो चिपक जाएगी सतह। तो चिपकने के कारण क्या होता है कि है ना, जो श्वास नली है उसमें श्वास में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसके अंदर क्या होता है, ये सी आकार के छल्ले लगे होते हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जब वायु की अनुपस्थिति होती है तो ये क्या करते हैं, जो श्वास नली है उसको चिपकने से रोकते हैं। कार्य, जो उपास्थि इनका कार्य है, श्वास नली में वायु की उपस्थिति नहीं होने पर चिपकने से रोकते हैं, यानी जो श्वास नली है उसको चिपकने से या पिचकने से रोकते हैं। ये उपास्थि वलय यह कार्य करते हैं। इनकी संख्या 16 से 20 होती है। यानी ये उपास्थि वलय क्या कार्य करेंगे, जो श्वास नली है उसको पिचकने से रोकेंगे, यानी जब वायु की अनुपस्थिति होगी श्वास नली के अंदर तो यह इसको पिचकने से रोकते हैं। इनकी संख्या होती है 16 से 20। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, हम आगे स्वर यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्वर यंत्र के बारे में। स्वर यंत्र जैसे वायुकंठ इंग्लिश में लैरिंग्स भी बोलते हैं। दोस्तों जब जो अपन ने पढ़ा कि हम वायु को ग्रहण करते हैं नासिका द्वारा, तो वायु नासिका द्वारा ग्रसनी के अंदर जाती है, यानी जो ग्रसिका और श्वास नली का जो मिलने का स्थान है वही क्या है, स्वर यंत्र या वायुकंठ है। तो आप इसमें लिखिए श्वास नली
तथा कृषिका जहां मिलती है उस स्थान को वायुकंठ कहते हैं। श्वास नली तथा कृषिका जहां मिलती है उस स्थान को वायुकंठ कहते हैं। दोस्तों वायुकंठ जैसे किशोरावस्था में क्या होता है, लड़कों के अंदर उभरा हुआ दिखाई देता है, यानी आप इसको आराम से स्पष्ट रूप से बाहर देख सकते हो, लेकिन लड़कियों में ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। तो ये क्या है, वायुकंठ। अब वायुकंठ के जस्ट ऊपर एक छल्ला लगा होता है, पेशीय छल्ला। वायुकंठ के वायुकंठ के ऊपर एक छल्ला होता है, पेशी छल्ला होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। वायुकंठ के ऊपर एक पेशी छल्ला होता है जिसे क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को घाटी ढक्कन भी बोलते हैं। अब दोस्तों ये घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यानी जो ग्रसिका और श्वास नली जहाँ पे मिल रही है वहां पे भोजन नली भी उपस्थित होती है, यानी यहाँ पे तीनों नलियों का संगम है। ग्रसिका अपन बोलते हैं किसको है, जहाँ पे श्वास नली और भोजन नली मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक छल्ला लगा होता है, पेशी छल्ला, जिसको ढक्कन बोलते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। यह कार्य करता है कि जो भोजन के कण है वो श्वास नली में ना चले जाएं और जो श्वास है वो भोजन नली में ना चली जाए, यानी दोनों का नियंत्रण करता है। ठीक है, जो ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि भोजन तो भोजन नली में और श्वास नली में ही जाए। तो इसका मुख्य कार्य यही है, यानी अपन इसके कार्य की बात करते हैं। घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस के कार्य की बात है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकना, यानी ये क्या करेगा, जो श्वास नली है उसके अंदर भोजन के कणों को जाने से रोकेगा। अब यह क्या करता है, एक ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है, यानी ट्रैफिक पुलिस का भी तो यही कार्य होता है, जैसे चौराया होता है, यानी जहां चौराया या तिराया होता है, जहाँ पे 3 रास्तों का या 4 रास्तों का संगम होता है, तो वह क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी ट्रैफिक आपस में टकराना नहीं चाहिए, यानी इधर की गाड़ियों को उधर, उधर की गाड़ियों को इधर भेजना। तो उसी प्रकार इसका ही ये कार्य है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। यानी ये जो एपिग्लोटिस है इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस। ये ट्रैफिक पुलिस का कार्य भी करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के जो श्वसन अंग है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।